चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम बोर्स पोस्टुलेट्स लगभग याद कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और उनके बेसिस पर अब हम लोग किसी एटम का रेडियस, किसी एटम की एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए सारी कैलकुलेशंस करते हैं और हो सकेगा तो हम उनके फॉर्मूले भी याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इज calculation by Bohr's postulates। जो भी बोर सर के पोस्टुलेट्स थे उनके बेसिस पर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और खास तौर से एटम का रेडियस, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, सिस्टम की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कैलकुलेशन जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कर रहा हूं। सर ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स का क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब वो एटम जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन लाइक एटम जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो हो ही गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसे हम He+ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? He+। प्लस का मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। नेक्स्ट इज लिथियम। बेटा लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो इसे हम Li+2 लिखते हैं। नेक्स्ट इज बेरिलियम। बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन होते हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हम उसे हाइड्रोजन लाइक एटम बोल पाएंगे, तो Be+3। नेक्स्ट इज बोरॉन +4 एंड सो ऑन। यहां पर हम इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख रहे हैं बेटा, कि कितने प्रोटॉन्स हैं इनके पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन और बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। चलिए इनकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियस होगा उसके पास सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और सारे के सारे प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स आपके अनचार्ज्ड हैं, लेकिन प्रोटॉन्स आपके चार्ज्ड हैं। अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो Ze चार्ज जो है बेटा वो आपके न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस को हम फिक्स मानेंगे क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, और इसके चारों तरफ आपका इकलौता इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसके पास ऑफ कोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेट्स से वेलोसिटी इज v। इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो सेपरेशन है वही आपके एटम का रेडियस है, वही आपके एटम का रेडियस है, वही आपके एटम का रेडियस। फेयर एनफ। इस इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। वो फोर्स ऑफ कोर्स इस न्यूक्लियस पर भी लग रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का इनर्शिया इतना ज्यादा है, मास इतना ज्यादा है कि इसके मोशन में बेटा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पहले से भी रेस्ट पे था, बाद में रेस्ट पे रहता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है उसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, जिसे मैं AC कह रहा हूं। फेयर एनफ। ये इतनी सी कहानी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आप जानते हैं बेटा n=1, n=2, n=3 अलग अलग स्टेट के अंदर मूव कर सकता है। उन सारी के सारे स्टेट्स का हम नाम निकाल चुके हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मान लीजिए कि किसी टाइम पर nth स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है। ठीक है, सो छोटी मोटी कैलकुलेशन से अभी करते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ सेज दैट कि ये वाला जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स से। दैट फोर्स इज k इज 1/4πε0। Q1 Q2 इसका चार्ज तो Ze, इसका चार्ज ऑफ कोर्स -e, मास है बेटा इसका m,
Q1 Q2, इसका चार्ज बड़ा E लिख दिया, माइनस का तो सिर्फ और सिर्फ इतना अर्थ था कि फोर्स एट्रैक्टिव होगा। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपको ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख दो, V निकालना हो तो V स्क्वायर बाई आर निकाल दो। फिलहाल हमारा एम स्पीड निकालना है तो मैंने इसको V स्क्वायर बाई आर लिख दिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आगे चले बच्चों, पहली इक्वेशन अगर आपकी न्यूटन्स लॉ की है और आप जानते हो रेदरफोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन थी, रेदरफोर्ड सर का जो मॉडल था उसमें सिर्फ ये इक्वेशन थी और कोई इक्वेशन थी ही नहीं। लेकिन यहां पर आपके पास एक इक्वेशन और आएगी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। वो ये कहती है कि इस न्यूक्लियस के अबाउट इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू इसकी वेलोसिटी इनटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। n जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट का नंबर है, इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। बड़ा क्या नाम दे सकते हैं? क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वगैरह वगैरह लिखते हैं। इवन कई जगह बेटा n को हम k भी लिखते हैं, मतलब 1 को हम k लिखते हैं, l को सॉरी बेटा 2 को हम n लिखते हैं, 3 को हम n लिखते हैं, n को हम 4 लिखते हैं। ये k l m n ऐसे वर्ड, ऐसे अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं इन शेल्स के नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन इज माई लाइक दिस, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे v निकालना है और r निकालना है, दो अननोन है, उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन है। v को एलिमिनेट करेंगे r आ जाएगा, और अगर r को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा v आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं एक काम करता हूं, v को उड़ाता हूं और यहां रखता हूं। मेरे पास आ गया ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r is equals to m times v square. V square can be written as n square h square upon 4 pi square m square r square। 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई, m से आपका m, r से आपका r, ये सारे कैंसिल हो गए और r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई देखना, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z। बेटा ये हमारा रेडियस आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z, ये हमारा रेडियस आ गया। तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा तो जो रेडियस होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैंने जानबूझ के रेडियस में बेटा जो टर्म्स थी उनको थोड़ा अलग अलग करके लिखा, इन टर्म्स को अलग लिखा, इन टर्म्स को अलग लिखा। ये सारी टर्म्स तो आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे। चाहे आपका ये जो न्यूक्लियस है, ये चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे हीलियम का न्यूक्लियस हो, चाहे लिथियम का न्यूक्लियस हो, h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, ये तो बड़ा वैल्यू सेम रहेंगी। तो आप कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में ये जो r का एक्सप्रेशन आया है, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इन टर्म्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे टर्म्स तो आपके पास फिक्स है। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए। जैसे आप इनकी वैल्यूज रखते हो तो बेटा इनकी वैल्यूज आती है, आप निकालना चाहो बेटा निकाल सकते हो, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये जो 0.529 है इसे मैं r नॉट लिख रहा हूं, n स्क्वायर अपॉन z। r नॉट जो है बेटा दिस इज अवर
also known as Bohr's radius. It is also known as our Bohr's radius. ये जो R नोट है ये हमारा Bohr's radius है, ये हमारा Bohr's radius. फेयर इनफ. इस रेडियस का जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम बड़े आराम से अच्छे से देखेंगे. चलिए बेटा यही देख लेते हैं. रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आया है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आया है. यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो एटम का जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड. ये पॉइंट ऐसा है जो मुझे याद रखना है. बाकी ये आर नॉट की वैल्यू याद रखो ना रखो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बट जो एक्सप्रेशन याद रखना है वो याद रखना है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर बीचों बीच आपका बड़ा प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में अगर रोटेट कर रहा है तो बेटा रखना वैल्यूज रखना. n इक्वल टू 1 में रोटेट कर रहा है तो n की वैल्यू तो 1. हाइड्रोजन एटम है इसलिए z की वैल्यू भी तो 1. तो आपका जो रेडियस आ गया वो r नॉट ही आ गया. लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में रोटेट कर रहा है तो रेडियस क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू 2 में रोटेट कर रहा था, 2 का स्क्वायर तो आ गया 4. हाइड्रोजन एटम है इसलिए z की वैल्यू तो 1, तो 4 टाइम्स r नॉट आ गया. तो अगला वाला जो रेडियस पॉसिबल रेडियस है वो 4r नॉट है. ये हमारा आ गया n इक्वल टू 2 या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. जो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है जिसके लिए हम क्वांटम नंबर n को 3 रखेंगे. बेटा 3 रखना, 3 का स्क्वायर आ गया 9. हाइड्रोजन एटम है इसलिए यहां पर z, रेडियस की वैल्यू आ गई 9 टाइम्स ऑफ r नॉट. तो अगली पॉसिबल जो रेडियस है वो 9 टाइम्स r नॉट है. बेटा r नॉट की वैल्यू पता है, ये पहला जो पॉसिबल रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम है. अगला पॉसिबल रेडियस जो 4 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम है. अगला पॉसिबल रेडियस जो वो 9 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम है. और n इक्वल टू 4 पर जो आपका पॉसिबल रेडियस होगा ये बेटा आपका n इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 16. हाइड्रोजन है इसलिए बेटा z की वैल्यू 1. दिस विल बी 16 टाइम्स ऑफ r नॉट. तो रेदरफोर्ड मॉडल में और बोर्स मॉडल में मेन फर्क ही ये था. रेदरफोर्ड सर ने कहा कि सारे रेडियस पॉसिबल हैं, बोर मॉडल में कहा गया कि सारे रेडियस पॉसिबल नहीं है. पहला रेडियस अगर r नॉट पॉसिबल है तो अगली बार इलेक्ट्रॉन यहां रोटेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4r नॉट पर ही रोटेट कर पाएगा. फिर अगला इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां रोटेट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 9r नॉट के सर्कल में ही घूम पाएगा. रेदरफोर्ड सर ने तो ये कहा कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है, लेकिन बोर सर ने कहा कि नहीं, अगला जो परमिसिबल ऑर्बिट है वो आपके 16 टाइम्स r नॉट होगी. तो ये दोनों में बड़ा फर्क था. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट कि मोर एक्यूरेट इज ऑब्वियसली बोर्स मॉडल. तो ये आपके पॉसिबल रेडियस है. आप देख पा रहे हो उनके जो रेशियो है वो है 1:4:9:16:25:36. ये पॉसिबल रेडियस है आपके. फेयर इनफ. मैं एक बार के लिए ये जो r नोट का एक्सप्रेशन आया बच्चों, सॉरी r का जो एक्सप्रेशन आया इसे यहां के लिख लेता हूं, मेरे काम आएगा. h² अपॉन पाई m e² n² बाई z. ठीक है बच्चों, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, r इज r नॉट टाइम्स n² बाई z. अब मैं एक छोटे से चार्ट में ना बहुत सारे सवाल निपटा देता हूं. ऐसे बहुत सारे सवाल जेईई मेन में बड़ा कई बुक्स में पूछते रहते हैं, तो मैं उसको एक चार्ट के थ्रू कर देता हूं. तो उससे आपके बहुत सारे सवाल तो बड़ा आप यही निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ऊपर वाली चीजें मेरे को आगे कैलकुलेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैं उनको नहीं मिटा रहा हूं, यहां मिटा रहा हूं. सुनना बेटा, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, He+ की, Li+2 की और बेरिलियम+3 की.
ठीक है। z की वैल्यू बेटा तुम जानते हो, z की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। फेयर एनफ। चलो बेटा, ग्राउंड स्टेट में मतलब n = 1 पर जो आपका ग्राउंड स्टेट है उसमें रेडियस कितना कितना होगा। तो आप बोलो सर हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में अगर मुझे रेडियस निकालना है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n को 1, हाइड्रोजन है इसलिए z को भी 1, तो 1/1 ऑफ कोर्स 1, रेडियस आएगा r0। r0 की वैल्यू हमें पता है, अच्छी बात है। हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट है उसकी रेडियस उतनी नहीं रहेगी। हीलियम के ग्राउंड स्टेट के रेडियस क्या होगी, तो आप बोलोगे सर r0, ग्राउंड स्टेट है इसलिए 1 का स्क्वायर, हीलियम है इसलिए z की वैल्यू को मैं रखूंगा 2। हमारे पास रेडियस आ गया है इसका r0/2। लिथियम के ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप बोलोगे सर r0, ग्राउंड स्टेट है इसलिए n की वैल्यू को 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू ऑफ कोर्स 3, इट विल बी r0/3। बेरिलियम के लिए बेटा मैं z की वैल्यू को 4 रख दूंगा तो इट विल बी r0/4। इसका मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सबके ग्राउंड स्टेट की रेडियस बराबर नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा रेडियस हाइड्रोजन का है। और इन चारों में अगर कंपेयर करें तो बेरिलियम का रेडियस सबसे कम है, बिकॉज वी नो दैट कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। आगे चल बेटा, अगर मैं n = 2 की बात करूं, n = 2 मतलब बेटा पता लगे ना, के शेल तो आपका ग्राउंड था, इसको हम एल शेल बोल सकते हैं, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन में रेडियस क्या होगा, तो आप बोलो सर r0, n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन z, हाइड्रोजन है इसलिए बेटा मैंने 1 लगा दिया, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ r0। हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के लिए n = 2 वाला जो शेल है उसका रेडियस होगा r0, हीलियम है इसलिए बेटा z की वैल्यू 2, n = 2 वाले का रेडियस निकालना है तो 2 का स्क्वायर, बेटा 1 2 से 2 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 2r0। लिथियम के लिए n = 2 का रेडियस क्या होगा, तो आप बोलो सर दैट विल बी r0। लिथियम है तो बेटा नीचे z की वैल्यू आ गई है 3, और बेटा n = 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4, दैट इज 4r0/3। बेटा बेरिलियम पे आना, बेरिलियम का रेडियस क्या होगा r0 इंटू बेटा n = 2 का निकालना 2 का स्क्वायर, बेरिलियम के बेटा 4 से 4 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी r0। बेरिलियम के n = 2 का और हाइड्रोजन के n = 1 का रेडियस एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू सेम है बेटा, मेरे को याद थोड़ी रखना है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि n = 3 KLM, ये आपका m शेल है, यहां पर रेडियस क्या होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, r0 n²/z, n को बेटा रख देना 3 रखा तो मेरे पास यहां पर आ गया 9r0, बेटा कितना आ गया 9r0। यहां पर क्या आएगा हीलियम के लिए आएगा r0 इंटू 3 का स्क्वायर, हीलियम है इसलिए z की वैल्यू 2, तो 9r0/2। आगे चलो बेटा, लिथियम के लिए क्या आएगा 9r0/3, बेटा 1 3 से 3 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 3r0। बेरिलियम के लिए क्या आएगा r0 n²/4, दैट कम्स आउट कितना आगे बढ़ाइए 9r0/4। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि n = 4 मतलब आपका L शेल है, उसका रेडियस क्या होगा, बेटा n = 4 लगाना है तो यहां पर 4 का स्क्वायर कर दें, हाइड्रोजन निकालना है इसलिए यहां पर 1 कर देना, मेरे ख्याल से ये आ गया है 16r0। हीलियम का निकालना है इसलिए z को 2 रख देना, तो मेरे ख्याल से ये 8r0। लिथियम के लिए निकालना है तो इसे आप लिख देना 16r0/3, ये 16r0/4, दैट कम्स आउट टू बी 4r0। सिंपल बात है, कौन सा टफ काम है। मेन चीज बेटा आप नोटिस कर लिया होगा, इसका 4 गुना ये, 9 गुना ये, 16 गुना ये, इसका 4 गुना ये, इसका 9 गुना ये, और इसका 16 टाइम्स ये।
इसका 4 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, इसका 16 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, इसका 16 टाइम्स, और तो और इसका हाफ ये, इसका 1/3 ये, इसका 1/4 ये, इसका हाफ ये, 1/3 ये, 1/4 ये, इसका हाफ ये, 1/3 ये, 1/4 ये। फॉर्मूला ये कह रहा है इसका हाफ ये, 1/3 ये, 1/4 ये। फॉर्मूला ही बोल रहा है। हम हर रेडियस बड़े आराम से इस तरह सोच सकते हैं किस एटम का, किस शेल का कितना रेडियस होगा। तो इस बात को सोचना बहुत ही आसान सा ही काम था, बड़े आराम से हमने कर सकते थे, हमने कर भी लिया। चलिए बच्चों, इससे हमारे बहुत सारे सवाल निपट गए। बट आप देख भी लोगे शीट में, HCV में बहुत सारे रेडियस के सवाल होंगे, वो सारे के सारे बड़े आराम से हमारे इस चार्ट से या फिर हमने जितना कुछ पढ़ा है उससे बड़े आराम से बन जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने रेडियस ऑफ एटम तो डिस्कस कर लिया, अब क्या डिस्कस करेंगे? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इकलौता इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड क्या होगी? बच्चे बोलेंगे सर आर पता है, तो भी पता लग जाएगा, या तो इस इक्वेशन में आर रख दो या फिर इस इक्वेशन में आर रख दो, वी आ जाएगा आपका। तो वी की वैल्यू को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्या बेटा? NH अपॉन 2 पाई mr, दैट इज NH अपॉन 2 पाई mr। r बेटा बोलना कितना है? r है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर पाई m e स्क्वायर z। एक n से एक n गया, एक पाई से पाई गया, और हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई है। बड़ा देखना क्या क्या आ गई। अरे एक h से एक h भी तो कैंसिल हो गया। अरे बड़ा m से m भी कैंसिल हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z अपॉन n। अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग आएगी। और अगेन आप इस बात को देख सकते हो कि जो स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। मैंने जानबूझ के z बाई n को अलग लिखा क्योंकि मेरे पास ये जो वैल्यूज है ना, ये ना तो इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस कौन सा है, ना इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आप n = 1 वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, या आप n = 2 वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, या आप n = 3 वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। ये वाले सारे टर्म तो फिक्स है। ये जो फिक्स टर्म्स हैं इनकी जो वैल्यू है ये बेटा 2.19 या फिर 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी, इनटू z/n। ये आपकी स्पीड आ गई बेटा। ये स्पीड का जो एक्सप्रेशन है ये मेरे काम आ सकता है। मैं इसको भी यहां कहीं लिख देता हूं, मैं बेटा इसको भी यहां कहीं लिख देता हूं। बेटा कितनी है स्पीड? स्पीड आई है e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z/। ये बड़ा हमारे पास स्पीड आ गई। मेन चीज ये है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि किसी न्यूक्लियस के लिए n = 1 पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, n = 2 पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और n = 3 पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, सबकी स्पीड बराबर नहीं है। अगर n = 1 पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है उसकी स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड v नहीं बेटा v/2 है, इसकी स्पीड बेटा v नहीं है v/3 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। समझ गए इस बात को? तो जितना दूर का इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास स्पीड उतनी ही कम होगी बेटा, स्पीड उतनी ही कम होगी। अच्छी बात है बेटा। ऐसा अगर याद हो तो बेटा अपने पास ग्रेविटेशन में भी था,
जितने प्लैनेट सन के नजदीक थे उनकी स्पीड ज्यादा थी, जितने प्लैनेट्स बेटा सन से दूर थे उनकी स्पीड कम थी। मोरलेस इक्वेशंस तो वैसी हैं, बस ये वाली इक्वेशन नहीं थी ग्रेविटेशन में, बाकी ये वाली इक्वेशन तो मोरलेस सेम थी। वहां पर भी बेटा बस ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पर आपका कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बाकी बातें तो सेम ही है। चलिए मैं एक छोटा सा कंपैरिजन और करूंगा, ऐसे करूंगा कि बीचों बीच एक प्रोटॉन और ये n=1 और बीचों बीच दो प्रोटॉन, मतलब ये हो गया हीलियम और ये आ गया हाइड्रोजन, और ये इसका भी n=1। इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा है v स्पीड से, तो इसके n=1 का इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागेगा? तो बच्चे बोलेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉन जो v स्पीड से नहीं भागेगा, भले ही दोनों में n=1 हो, लेकिन जिसका z ज्यादा है, जिसके प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा। तो इसकी स्पीड अगर v है तो बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी? 2v। हाँ यह जरूर है कि इस हीलियम वाले का जो n=2 है, मैं पूछूं उस पर स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसके पास तो स्पीड n=1 पर और इसके n=2 की स्पीड तो बराबर होगी। रीजन इज हाइड्रोजन वाले के पास जो स्पीड होगी वो होगी, बड़ा देखना, इसको v0 लिख दूं, v0 इंटू z/n, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो इसके पास तो स्पीड v0 ही आ गई। हीलियम वाले के लिए अगर मैं इसकी स्पीड पूछूंगा तो आप बोलोगे इसकी स्पीड आएगी v0 इंटू z/n, ये 2v0 आ गई। लेकिन n=2 वाले की अगर मैं स्पीड पूछूंगा तो आप बोलोगे उसकी स्पीड आएगी v0 इंटू z, हीलियम है इसलिए 2, n है इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्पीड बड़ा वापस से कितनी आ गई? v0। इसके n=1 की और इसके n=2 की स्पीड तो बराबर आएगी। मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके n=1, इसके n=2, इसके n=3 और इसके n=4 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका Z1, इसका Z2, इसका Z3, इसका Z4, वो Z/n क्या जाएगा? कैंसिल। ऐसी छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। फॉर्मूला किसी को भी याद हो, कोई भी सोच सकता है वाली बात, लेकिन ऐसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने बोल दी। आप तो हर Z के लिए, हर n के लिए बड़े आराम से स्पीड लिख सकते हो। आपको सिर्फ याद रखनी है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बाकी बातें ठीक है बेटा, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। याद क्या रखना है? नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा, दूर वाले की कम। Z जितना ज्यादा स्पीड उतनी ही ज्यादा। आगे चलिए बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काट रहा है उसका ओमेगा निकालते हैं। कौन सा टफ काम है बेटा? बीचों बीच आपका प्रोटॉन चार्ज है Ze, किसी nth स्टेट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भाग रहा है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा चाहिए, मुझे इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा चाहिए। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा होगा बेटा, क्या होगा? ओमेगा इज ऑफ कोर्स स्पीड अपॉन आर। अगर इसके पास वेलोसिटी v है और अगर ये डिस्टेंस r है तो वी नो दैट कि ओमेगा इज सिंपली v/r। v/r करना बेटा। v है e² 2h∁0 इंटू Z/n। बड़ा ये z और n मैं जानबूझ के आगे लिख रहा हूं। रेडियस है h² ε0 n², ऊपर आएगा पाई m e² z। देखना कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या बेटा? नहीं, ऊपर आ गया पाई m e⁴
पाई एम ई रेज टू पावर 4 और नीचे क्या आ गया 2 टाइम्स एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3, ये ओमेगा आ गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, कि इंपॉर्टेंट ये है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। इंपॉर्टेंट ये है, जो एक्सप्रेशन याद रखना है वो याद रखना है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू पावर 3। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी बेटा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ। मैं ऐसे कह सकता था कि ओमेगा इज सिंपली वी बाई आर। वी हमारे पास आया था 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड और आर आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बड़ा कितना था 10⁻⁻10, ऊपर क्या था 10⁻, उन्हें ऊपर निपटा दिया और आर आया था 0.529 और बड़ा बाकी आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। चलेगा ना बच्चों। वी था दिस टाइम्स जेड बाई एन, रेडियस था दिस टाइम्स एन स्क्वायर बाई जेड। मैंने ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो बड़ा निकाल सकते हैं। देखना क्या वैल्यू आई है। बड़ा 4.14 इंटू 10⁻⁻16 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब रेडियन पर सेकेंड। वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। बड़ा ये एक्सप्रेशन तो मेरे को मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि मुझे वी और आर की वैल्यूज इस तरह से याद नहीं रखती। इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। बस ये हमारा ओमेगा है, ये बेटा हमारा ओमेगा है। फिर भी मैं साइड में लिख लेता हूं, क्या पता कहां काम आ जाए। ओमेगा आ गया पाई एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन 2h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3। ठीक है बेटा, ये हमारा ओमेगा आ गया। ओमेगा की यूनिट बेटा ऑफ कोर्स है ना, सब चीजें अगर एस आई यूनिट में लिखी तो रेडियन पर सेकेंड। मैंने बेटा ये भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। 0.529 एंगस्ट्रॉम था तो इंटू 10⁻⁻10 उसको ऊपर लिख दो 10 बन जाता है। ये आपका ओमेगा आ गया। ओमेगा के बारे में ऐसे एक दो छोटी मोटी बातें बोल दूं कि जैसे ये एक आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड n=1 में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या n=2 में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या फिर n=3 में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मुझे पता है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 3। तो इसमें अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब ओमेगा बाई 8। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी ओमेगा होगा ओमेगा अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3। 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27, दैट इज ओमेगा अपॉन 27। जो आपका n=4 पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका ओमेगा तो और कम होगा। इसका ओमेगा ओमेगा है तो इसका ओमेगा होगा ओमेगा अपॉन n=4 रेज़ टू पावर 3। बेटा 4 रेज़ टू पावर 3 इज 64, ओमेगा अपॉन 64। तो किसी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन 1 में घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन n=2 में घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन n=3 में घूम रहा है और जो इलेक्ट्रॉन n=4 में घूम रहा है, सबका ओमेगा बराबर नहीं है। इवन सबकी स्पीड भी बराबर नहीं थी। इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी कम थी, इसकी और कम थी, इसकी सबसे कम थी। स्पीड लगातार बढ़ा इस तरह से, और रेडियस और ऑफ कोर्स ओमेगा होता है v बाई आर। जैसे जैसे आगे आ रहे हो वैसे वैसे v भी लगातार घट रहा है और r भी लगातार बढ़ रहा है। r बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स v बाई आर भी घटेगा, तो ओमेगा भी आपका इस तरह से घटेगा। तो ऐसे अलग अलग ओमेगा है। यही नहीं बल्कि मैं एक बात और बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के n=1 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और हीलियम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों का ओमेगा बराबर नहीं है।
इसका अगर ओमेगा ओमेगा है तो आप जानते हो कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। ये तो आपके हाइड्रोजन का एटम है और ये आपके हीलियम का एटम है। हीलियम मैंने बनाया पर +2 2 दिखा दिया ऐसे, तो दोनों का ओमेगा बराबर नहीं है। मैं जानता हूं कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एन दोनों का सेम कर रखा है तो बेटा एन वाला फैक्टर तो आएगा नहीं। आप सीधा बोल सकते हो कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। इसके मुकाबले इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है दुगनी तो ओमेगा होगी 4 गुनी। इसका ओमेगा ओमेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा ओमेगा नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का ओमेगा 4 ओमेगा होगा। बेटा क्या होगा? 4 ओमेगा। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में भी आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। मैं इस तरह से बार बार ये जो कंपैरिजन करके बता रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बातें सेट हो जाए इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। मेन चीज तो बेटा इस तरह से याद करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैंने ओमेगा लिख दिया तो टाइम पीरियड में छोड़ भी सकता था। जब ओमेगा लिख दिया तो टाइम पीरियड तो हो ही गया ना बेटा, टाइम पीरियड इज 2 पाई ओमेगा, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। बट हो सकता है बेटा कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए, हमारे काम का रिजल्ट आ जाए, इसलिए मैं टाइम पीरियड भी लिख रहा हूं। टाइम पीरियड का पहले तो अर्थ सुन लो। किसी न्यूक्लियस के चारों ओर किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को घूमते 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 वापस यहीं तक आने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, उसको हम ऑफ कोर्स टाइम पीरियड कहेंगे। We know that कि that time period is obviously 2 pi by omega. That is 2 pi by omega. Omega बेटा हमने पहले से लिख रखा है, that is pi m e raised to power 4 पाई से पाई कैंसिल। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, दैट इज 4 टाइम्स h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन m टाइम्स e रेज टू पावर 4 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। ये सब चीजें कांस्टेंट है इसलिए मैं अलग से लिख दी बेटा। अगेन बेटा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ओमेगा याद था तो टाइम पीरियड वैसे याद है। आपका ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब था। टाइम पीरियड बेटा ऑफ कोर्स उल्टा हो जाएगा। तो आपको पूरा एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं। आपके मोस्टली सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इस फंडे से ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। वैल्यूज की अगर बात करो तो भी मैं हल्का फुल्का कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। बेटा ओमेगा हम लोगों ने याद किया था शायद 4.14 इंटू 10 रेज टू पावर क्या 16 था क्या, शायद 16 ही था, 16 बड़ा एन क्यूब अपॉन सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, तो ऊपर एन क्यूब नीचे जेड का स्क्वायर। मैं वैल्यूज भी निकाल सकता हूं बड़ा, देखना 2 इंटू 3.14, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 4.14 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ये टाइम पीरियड आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। ऑफ कोर्स सब चीजें SI यूनिट में है तो आंसर इज इन सेकेंड्स। ये बड़ा आपका टाइम पीरियड है। n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, n इक्वल टू 2 वाले को कितना लगेगा, 3 वाले को कितना लगेगा, 4 वाले को कितना लगेगा, सब पता है अपन को, सब पता है। मैंने वैल्यू जानबूझ के निकाली है। आप भी सोच रहे होंगे सर बार बार कह रहे हैं वैल्यू याद मत कर बेटा, वैल्यू याद मत कर, और सर बार बार वैल्यू निकाल रहे हैं। मुझे एक दो बातों का फील कराना था इसलिए मैंने वैल्यू निकाली। मैं ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन इतनी फास्टली चक्कर कंप्लीट कर रहा है, इतना फास्टली रैपिडली चक्कर कंप्लीट कर रहा है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इतना बाकी ठीक है, वैल्यू तुम याद रखना, नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। मैं यहाँ से एक बात और बोल दूँ, हालांकि इस बात को अगेन तुम खुद सोच सकते थे, बट मैं भी बोल देता हूँ। अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये n इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन, ये n इक्वल टू 2 वाला इलेक्ट्रॉन, ये n इक्वल टू 3 वाला इलेक्ट्रॉन और ये n इक्वल टू 4 वाला इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर काटने में अगर टाइम पीरियड t लग रहा है, तो n इक्वल टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा 8t। सर डायरेक्ट कैसे बोल दिया? बिकॉज वी नो दैट कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। इसका n 1 था, इसका n 2 था, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया? 8। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो n इक्वल टू 3 में घूम रहा है, इसको ऑफ कोर्स 27 टाइम्स t लगेगा और इसको ऑफ कोर्स 64 टाइम्स t लगेगा। इसको 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स, इसको 3 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स और इसको 4 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स। ये टाइम लगेंगे पूरे पूरे चक्कर काटने में। अगेन बच्चा बोलेगा सर मुझे वापस याद करने की क्या जरूरत है? सर ओमेगा n के उल्टे आए थे, इसका ओमेगा ओमेगा आया था, इसका ओमेगा ओमेगा बाय 8 आया था, इसका ओमेगा बाय 27 आया था, इसका ओमेगा बाय 64 आया था। सर आप तो बार बार रिपीट कर रहे हो बातों को। ओमेगा उल्टा था तो t ऑफ कोर्स ऐसे आएगा, आना ही था। कौन सी कोई बहुत तगड़ी बात होगी, कौन सी कोई नई बात होगी? इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। एक छोटा सा काम और, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करता हूं बेटा, मैं मिटा रहा हूं उसको। बेटा नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी का तुम अर्थ जानते हो, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर काटे पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर उसने कितने चक्कर काटे, उस संख्या को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। वी नो द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ rotations made by electron around nucleus in 1 second। और फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हो, या तो आप ओमेगा अपॉन 2 पाई कह दो या फिर आप इसे 1 अपॉन टी भी कह सकते हो। मैंने जानबूझ के इसलिए बेटा टी को लिखा रखा। हाँ बच्चों, हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार वापस से लिख देता हूं। टाइम पीरियड की जहां तक बात है, पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, हमने उसको 2 पाई बाई ओमेगा कहा, तो दैट इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा। बाई ओमेगा किया तो पाई नीचे, एम नीचे, ई रेज़ टू पावर 4 नीचे, 2 ऊपर, एच क्यूब ऊपर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ऊपर, एन क्यूब ऊपर और जेड स्क्वायर नीचे। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास ये आ गया शायद 4 टाइम्स एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एम ई रेज़ टू पावर 4 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काटता है, उन चक्करों की जो संख्या है उसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा। एंड वी नो दैट की फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/t। तो हमारे पास आ गया दैट इज इवन मैं इसको ओमेगा अपॉन 2 पाई भी कह सकता हूँ, बड़ा ओमेगा अपॉन 2 पाई भी कह सकता हूँ। और वैल्यू मेरे पास आ गई है दैट इज 4 टाइम्स, सॉरी इसका उल्टा करना है, तो एम ई रेज़ टू पावर 4 नीचे क्या आ गया 4 टाइम्स एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज़ टू पावर 3। वैल्यूज की अगर बात करूं तो मैं इसे ओमेगा अपॉन 2 पाई तो लिख ही सकता हूं। तो ओमेगा हमारे पास आया था बेटा शायद 4.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 अपॉन 2 पाई
जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3। एक बार वैल्यू चेक करना बेटा कितनी का आती है। और 4.14 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14, ये बड़ा 6.59 इंटू 10 रेज टू पावर 15 जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3 आ गया होगा, ऐसे कुछ आ गया होगा। ऑफ कोर्स ये बेटा आपका हर्ट्स में है, ये आपका बेटा किस में है, हर्ट्स में। आप फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो, और आप कह सकते हो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिट में मूव कर रहा है और अलग अलग न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से वेरी करेगी। एक्सप्रेशन लिखना चाहो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। वैल्यू बेटा मैं रफली लिख देता हूँ, 6.59 इंटू 10 रेज टू पावर 15 जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3 हर्ट्स। एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहोगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 पाई से डिवाइड तो करना है, तो बेटा ठीक है, पाई तो आएगा, नीचे 4 आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। ये बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए इसी में अगला काम सोचते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, इफेक्टिव करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके कारण एक इफेक्टिव करंट है, वो हमें इफेक्टिव करंट निकालना है। कितना है देखिएगा, बीचों बीच न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, बीचों बीच न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Ze, ये इलेक्ट्रॉन है जो लगातार ऐसे चक्कर काट रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अगर ऐसे चक्कर काट रहे हैं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर देखो तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज आता है हम मानते हैं कि उस पूरे सिस्टम में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। सो करंट विल बी लाइक दिस। सर एक करंट होगा कितना? ऑन एन एवरेज अगर करंट की बात करूं तो बेसिकली दिस इज कितना चार्ज जा रहा है डिवाइड बाय चार्ज जाने में कितना समय लग रहा है। तो आप कहोगे कि सर हर एक टाइम पीरियड के अंदर ई चार्ज जाएगा, हालांकि वैसे तो माइनस ई जा रहा है, माइनस ई चार्ज यू जाना या फिर ई चार्ज यू जाना एक ही बात है। तो हर एक टाइम पीरियड के अंदर ई चार्ज क्रॉस हो रहा है, ई चार्ज को क्रॉस होने में टी टाइम लग रहा है, तो ऑफकोर्स करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है ई बाई टी, या फिर ई इंटू एफ। और इससे मेरे पास जो इफेक्टिव करंट आ गया दैट इज ऑफकोर्स ई इंटू एफ। ई तो बेटा था ही, मेरे पास आ गया एम ई रेज टू पावर 5 4 टाइम्स एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड का स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3। आप बेटा अगेन इस बात को नोटिस कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेड स्क्वायर अपॉन एन रेज टू पावर 3 है, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का स्क्वायर, न्यूक्लियस के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनका स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल के अंदर रोटेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके कारण बेटा करंट अगर आएंगे तो अगर इसके कारण अगर करंट I आएगा तो इसके कारण बेटा करंट I बाई 8 आएगा और इसके कारण करंट I बाई 27 आएगा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें n की वैल्यू 2 है, तो करंट जो होगा वो 1/2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। बेटा 1/2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 1/8। n इक्वल टू 3 में करंट कितना होगा 1/2 रेज टू पावर n इक्वल टू 3 है तो 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 27। इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 4 पर जा रहा है तो उसके कारण जो करंट आएगा वो आएगा I अपॉन ये आपका n इक्वल टू 4 है तो 4 रेज टू पावर 3, बेटा 4 रेज टू पावर 3 इज 64। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके कारण जो करंट का कंट्रीब्यूशन है इट विल बी समथिंग लाइक दिस।
अगर z की बात करें तो आप कह सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें जो n=1 वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें कारण करंट सेम नहीं आएगा, बल्कि 1:4:9 के रेशियो में आएगा। 1:2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 1:, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में z की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, तो करंट का रेशियो आएगा 1:2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सिंपल सा काम है, बहुत कोई टफ काम नहीं है, इसे सोचना बेटा बहुत ही ट्रिवियल सा ही काम है, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली बातें हैं ही नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, बेटा हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन भी आ गया। मैं करंट के एक्सप्रेशन को इस तरह से एक बार साइड में लिख देता हूं। बेटा करंट हमारे पास आया E इंटू एफ और वैल्यू आई है m e⁵ अपॉन 4 टाइम्स h⁵3 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z² अपॉन n⁵3। हम बेटा रफली ऐसे करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे करंट हमारे पास वैसे बेटा क्या आया था, हमारे पास E इंटू एफ आया। E की बेटा वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हम बेटा अभी अभी F तो निकाले थे। F कितना निकाले थे अपन 4.14 इंटू 10⁻16 अपॉन 2 पाई निकाले थे। दिस होल मल्टीप्लाइड विथ z² अपॉन n⁵3। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो वैल्यू तो बेटा वही आएगी। हम यहां से -3 तो बेटा ये हो जाएगा और मैं वैल्यू एक बार निकाल के दे देता हूं कितनी है। 1.6 इंटू 4.14 ये बेटा लगभग 1.05 इंटू 10⁻³ z² अपॉन n⁵3 एम्पियर। ये बेटा आपके पास करंट की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण। बेटा ये करंट की वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस, या फिर पूरा लिखो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन at nucleus due to motion of electron। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण, अब भाई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा तो ऑफ कोर्स उसके कारण कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होनी चाहिए। तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण न्यूक्लियस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस बात को हल्का सा डिस्कस करते हैं। तो सुनिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे बड़ा किसी शेल में अगर मूव कर रहा है तो इसके कारण न्यूक्लियस पर, जो न्यूक्लियस बड़ा यहां से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है -e, वेलोसिटी बेटा ऐसे है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल बेटा आपका 90, तो यहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को सोचने के दो तरीके। पहला तरीका, चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखने का बड़ा एक फॉर्मूला हुआ करता था। आई रियली होप कि आप लोगों को याद हो, μ0/4 पाई चार्ज इनटू वेलोसिटी
into sine of angle between velocity and r vector, that is 90 degree, divided by distance का square, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ऑफ कोर्स बड़ा हम ये v और r निकाल चुके हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो हमने ऐसे इमेजिन कर लिया कि करंट ऐसे है, इलेक्ट्रॉन का इस तरफ मोशन मान लो या सर्किट में करंट ऐसे मान लो, दोनों के कारण ही हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर लिखना आता है। अगर करंट ऐसे है तो सेंटर मतलब न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बड़े आराम से, इत्मीनान से, एक स्टाइल से और लिख सकते हैं। किसी करंट कैरिंग लूप के अंदर अगर करंट इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ऐसे होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा मुझे याद है, आपको भी याद होगा, म्यू नॉट Ni/2r। एन हुआ करते थे नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो बेटा एक ही नंबर ऑफ टर्न मान सकते हैं, तो म्यू नॉट I/2r, ये हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट I/2r। चाहो तो बड़ा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, म्यू नॉट ठीक है, 2 ठीक है, करंट कितना होगा m e⁻⁵ अपॉन 4 टाइम्स h³ ε0² z² अपॉन n⁻3। ये तो बड़ा आपने सिर्फ i लिखा। r क्या है, r है h² ε0 ऊपर पाई m e⁻²। r में बड़ा यहां पर n का स्क्वायर तो n⁻⁵, z ऊपर जाएगा तो z⁻3। ये लीजिए बेटा, कोई कैंसिल वैंसिल हो रहा तो चेक कर लो, अदरवाइज मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, एक्सप्रेशन सेम आएगा। आप चाहो तो बड़ा कंफर्म कर सकते हो, मैंने v और r पहले से निकाल रखे, बेटा v भी निकाल रखा है मैंने, ये v और r रखोगे बेटा तब भी एक्सप्रेशन सेम आएगा। v वो निकाल रखा है, रख के देख लो, सेम एक्सप्रेशन आएगा, और ऐसे लिख लो, एक ही बात है। चलो रख लेते हैं, तुम कहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई e इंटू वी। ई ठीक है बेटा, v लिखना है, v है e का स्क्वायर अपॉन 2h ε0 इंटू z/n, नीचे आएगा r का स्क्वायर, r का स्क्वायर करूंगा तो h⁴ ε0 का स्क्वायर n⁴, तो यहां पर n⁵ आ जाएगा, ऊपर आएगा पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर e⁻⁴, z का स्क्वायर, एक z पहले z। दोनों में से किसी से भी निकालो बेटा, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोई बेटा उसमें इतना अंतर नहीं। लिखे बेटा एक्सप्रेशन, चलिए लिखते हैं। एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट, ठीक है बेटा, ऊपर मेरे ख्याल से m का स्क्वायर आ गया होगा, e की पाई आ गया होगा, e⁻⁷ आ गया होगा, पाई आ गया होगा, e⁻⁷ आ गया होगा, m आ गया होगा, नीचे आ गया होगा 8 h⁻⁵ ε0³ इंटू बेटा जी z का स्क्वायर अपॉन n⁻⁵। इससे अगर निकालो बेटा तब भी आपका एक्सप्रेशन सेम ही आ रहा है। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कांस्टेंट टर्म, बट द टर्म विच इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁵। जो आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन रखना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² आएगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁵ आएगी। इसका मैं हल्का सा एक मतलब बता देता हूँ, हो सकता है बेटा बहुत सारे सवाल इस पर बेस्ड हों आपकी शीट में, HCU में, अलग अलग जगह, तो देख लो। अगर मैं कहूँ कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 1 में घूम रहा है,
ये हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो n=2 में घूम रहा है। ये हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 में घूम रहा है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, उसकी वैल्यू मान लेते हैं B है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड B नहीं है, बल्कि B अपॉन यहां पर n की वैल्यू 2, तो 2⁵ बेटा 2⁵ तो 32 हो गया। हाँ 32 हो गया। तो यहां पर ऑफ कोर्स बड़ा B अपॉन 32 है। और यहां पर n=3 में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहे हैं तो यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो तो और छोटी आएगी, दैट विल बी B अपॉन, बेटा यहां पर n की वैल्यू 3 है तो 3⁵, बेटा 3⁴ कितना होता है 243 होता है क्या? 3⁴ तो बेटा कितना हो गया 81, हाँ 243 n=1 पर जो इलेक्ट्रॉन है, n=2 पर जो इलेक्ट्रॉन है और n=3 पर जो इलेक्ट्रॉन है, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सेम नहीं है। सबसे ज्यादा n=1 वाले इलेक्ट्रॉन के कारण है, सबसे कम ऑफ कोर्स बड़ा है इन तीनों अगर कंपेयर करें तो n=3 वाले के कारण है। ठीक है, कौन सा बड़ा काम, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये था मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। M due to revolution of इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसके कारण बेटा क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। सर किस बात का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटा आएगा, चेक करो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस तो अपन फिक्स मान के चल रहे हैं और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा। डार्क वाली साइड आपकी तरफ है, डॉटेड वाली आपसे दूर है। अगर इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि ऐसे करंट है, ऐसे। और अगर ऐसे करंट है किसी लूप के अंदर, तो आप लोग जानते हो किसी लूप में अगर इस तरह करंट होता है तो उसके कारण एक मैग्नेट करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ऐसे। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे तो करंट विल बी लाइक दिस, और जो करंट ऐसे ऐसे है, जो करंट इस तरह से है, उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा नीचे की तरफ, जो हमेशा आपके पास इस तरह से एरिया वेक्टर की तरफ आता है। आई रियली होप आपको बड़ा याद होगा। उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हुआ करती थी, फॉर्मूला हुआ करता था करंट इनटू एरिया। बेटा करंट इनटू पाई, बेटा ये रेडियस है आपका r, तो पाई r²। करंट का एक्सप्रेशन कहां गया, वो रहा m e⁵ अपॉन 4 टाइम्स h³ ε0 का स्क्वायर z² अपॉन n³ पाई, रेडियस का स्क्वायर h⁴ ε0 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर e⁴, फिर n की पावर 4 z का स्क्वायर। बड़ा यहां देखना कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, e⁴ कैंसिल, ε0 का स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल। बेटा कुछ दिख जाए तो बताया ना, h⁴ कैंसिल। बेटा ऊपर मेरे ख्याल से बच गया है EH, ऊपर बच गया है EH बचा ना, और नीचे क्या बच गया, नीचे 4 बच गया, पाई बच गया, m बच गया इंटू n। ये लो बेटा,
ये आ गया है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, EH/4πm × n। इसमें Z नहीं आया, मतलब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, सॉरी ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा Z पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम स्टेट। ये आपका बड़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये Z वेट पर डिपेंड नहीं करना, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टर्म है बड़ा, इसे हम बोर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं बड़ा, इट इज ऑल्सो नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोर मैग्नेट्रॉन भी कह सकते हैं। हमने अगर किसी को याद हो तो एक मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर कहा था कि हर एटम के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता भी है नहीं भी होता है। वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटा ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही था, बिल्कुल याद कीजिए, सबसे पहला लेक्चर था मैंने आपको बताया था। एंड दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सिंपली दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो किसी किसी एटम के पास होता है, किसी किसी एटम के पास नहीं होता। जिस एटम के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी। ये बेटा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और आपने देख लिया होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। इसका मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 में मूव कर रहा है। दूसरे एटम में, अब ये दूसरा एटम ये हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, हीलियम हो लिथियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो n=2 में मूव कर रहा है, और ये अगेन इस एटम का अगेन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे n=3 में मूव कर रहा है। एटम्स का सेम होना भी जरूरी नहीं है। इसके कारण अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर m आएगा तो इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2m आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 3m आएगा। दीज आर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही आसान सी बात थी बेटा, और हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का ऐसा लगा हो कि यार सर ने तो पता नहीं कितनी सारी बातें बता दी है ना, सर ने तो पता नहीं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ही ढोड़ के रख दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रख दी, सर मैं कितनी याद रखूंगा। बेटा आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना। कोई बहुत ही तगड़ा सवाल आया है IIT का, तब हो सकता है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े, लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ V और R के एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, बाकी तो आप खुद निकाल सकते हो। मैंने भी तो निकाली है, और आपको तो कांस्टेंट वाले टर्म्स में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मेन इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ Z और N वाले टर्म्स में है। अपनी शीट के बहुत सारे जो मैथ्स के कॉलम्स है वो तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे है, बड़े आराम से उनको आप निपटा सकते हो। बाद में निपटा लेना, चैप्टर खत्म तब भी निपटा सकते हो, लेकिन बहुत सारी जगह बेटा आप कोई सी भी अगर बुक देखोगे, कोई सी भी ढंग की बुक देखोगे तो उसमें इस पर बढ़िया तरीके से सवाल आपको दे रखे होंगे। फेयर इनफ। चलिए बेटा, ना हम बहुत टाइम से ये सब काम कर रहे थे, अब अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी, बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी। आपने जब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब भी बेटा आपने रेडियस पढ़ी होगी, वेलोसिटी पढ़ी होगी, और बाद में ये सब बातें नहीं पढ़ी होंगी, सीधे एनर्जी पढ़ा होगा। वही एनर्जी बेटा वापस से हमारे मोस्टली सवाल तो बेटा एनर्जी वगैरह से रिलेटेड ही होते हैं, तो उन पे हम आते हैं। हमारा न्यूक्लियस बीचों बीच था और उसके चारों तरफ बेटा आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा था। न्यूक्लियस को हमने रेस्ट पर माना बिकॉज उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे r रेडियस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे v वेलोसिटी से भाग रहा था। ऑफ कोर्स एनर्जी में दो टर्म्स आएंगे, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो पोटेंशियल एनर्जी तो आनी है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। पहले सिस्टम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो आप कह सकते हो कि सर न्यूक्लियस तो रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन के पास होगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, दैट इज हाफ m स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया e⁴ अपॉन 4 टाइम्स h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बोलना या फिर इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी बोलना एक ही बात है, बिकॉज न्यूक्लियस तो रेस्ट पे है ना, तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं।
आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी आ गई है m e⁴ अपॉन 8 टाइम्स h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मैंने जानबूझ के इन टर्म्स को अलग लिखा और z और n को अलग लिखा है, क्योंकि अलग अलग एटम के लिए z की वैल्यू अलग अलग। n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग, n इक्वल टू 2 वाले की अलग, n इक्वल टू 3 वाले की अलग। लेकिन ये सारे टर्म्स तो आपके फिक्स हैं। इनकी अगर आप वैल्यूज रखते हो, तो सॉल्व करने पर ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं दे विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन। बट इसको आप सॉल्व करते हो तो अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर सॉल्व करते हो, वैसे तो सारी वैल्यूज आपको एसआई यूनिट में याद है, उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। ये हमें याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। होनी थी बेटा। n इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से भाग रहा था, n इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भाग रहा था, 2 वाला कम स्पीड से भाग रहा था, 3 वाला और कम स्पीड से भाग रहा था। तो जैसे जैसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो उनके पास स्पीड कम होगी, तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी भी तो कम होगी। चलिए बेटा, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात तो कर ली है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। सर कैसी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर किस पोटेंशियल एनर्जी की आखिर आप बात कर रहे हो? बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम कंजर्वेटिव फोर्स, and we know that in this case the conservative force is of course the electrostatic attraction between this nucleus and this electron. So there is of course electrostatic potential energy, and we know the formula of electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy has the formula K. K is of course 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 with sign रखना बेटा माइनस E अपॉन R. K Q1 Q2 अपॉन R. अरे R की वैल्यू रखना बेटा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज R? R is H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M E स्क्वायर Z अपॉन N स्क्वायर. बड़ा इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां कहीं लिख दूं. पोटेंशियल एनर्जी हैज कम्स आउट टू बी पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल माइनस M e⁴. बड़ा Z आखिर में लिख देंगे, नीचे शायद 4 आ गया होगा. H स्क्वायर ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ठीक है, इनटू बेटा वही Z का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. इस टर्म की वैल्यू बेटा यहां पर जब नीचे 8 था तो ये 13.6 था, यहां पर नीचे 4 है तो ऑफकोर्स उसका डबल आ जाएगा. तो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज -27.2, 13.6 का डबल इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. ये बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी है. ध्यान से देखो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की दुगनी है और नेगेटिव है. सर ये नेगेटिव साइन क्या होता है? बेटा नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है और कोई इसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं है. ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी. हमने काइनेटिक निकाल ली, हमने पोटेंशियल निकाल ली. अगर कोई मुझसे पूछ ले कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि टोटल एनर्जी है, दोनों को ऐड करना 13.6 और -27.2, मेरे पास आ गया -30. एक्सप्रेशन को ऐड करके दिखा देता हूं. इस एक्सप्रेशन को और अगर इस एक्सप्रेशन को अगर ऐड करोगे तो बाकी सारी चीजें तो कॉमन है. 1/8 - 1/4. अरे भाई 1/8 - 1/4 करो तो -1/8 ही आएगा. तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा
बेटा निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस m⁴ अपॉन 8 टाइम्स h² ε0² इंटू z² अपॉन n²। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी टर्म वैल्यू पहले जानते हैं। टोटल एनर्जी आ गई है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू z² अपॉन n²। ये बड़ा आपके पास एनर्जी आ गई, ये बड़ा आपके पास एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी में याद रखनी है, आप ये भी कह सकते हो कि दिस टोटल एनर्जी इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर है। भाई काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, लेकिन टोटल एनर्जी जितनी काइनेटिक है ना उतनी है, बस माइनस का अंतर है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स आपकी जो है वो इस टोटल एनर्जी की दुगनी थी। कारण आपको नजर आएगा कि बेटा आपकी पोटेंशियल पॉजिटिव थी तो दोनों का समेशन फिर भी नेगेटिव आ गया। और आप भी कह सकते हो कि दिस इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक का, पोटेंशियल का, टोटल का, सारा का सारा सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी याद रख लो, उतना ही हमारे लिए काफी है, उससे हमारा काम बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें Z की वैल्यू तो फिक्स है कि 1 है। ठीक है, बीचों बीच आपके हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ n=1 में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, n=2 में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन n=3 में घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन n=4 में घूम रहा है, तो कितनी कितनी एनर्जीज होगी एक बार निकाल के देखते हैं। और हो सका तो अपन याद भी रख लेंगे, हो सकता है किसी सवाल में काम आ जाए। तो हाइड्रोजन एटम में, बेटा किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम में n=1 के पास कितनी एनर्जी होगी, n=1 मतलब ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। Z है हमारा 1 और ऑफ कोर्स n=1 में तो 1 का स्क्वायर, तो एनर्जी आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर n=1 पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां पर एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिर्फ टोटल एनर्जी याद करने की जरूरत है, काइनेटिक और पोटेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक आप बोल सकते हो कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, और दोनों का सम -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो है ही। कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रॉन अगर n=2 पर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहा है, सॉरी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। Z की वैल्यू 1, n/2 दैट इज -13.6 अपॉन 4, बड़ा ये आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां पर n=2 पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी आएगी E2 कितनी, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब कोई मुझसे पूछ रहे सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, +3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका डबल -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल याद रख लेंगे, काम बन जाएगा। n=3 में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी, तो आप बोल सकते हो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू Z² अपॉन n², दैट इज -13.6 अपॉन 9, बेटा ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो n=3 पर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अगर कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक कितनी होगी, +1.51 इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल क्या होगा, इसका डबल
क्या 3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट, सॉरी -3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट। सर n इक्वल टू 4 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी लिख सकते हो क्या? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन 16, बड़ा ये 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। लो बेटा, फोर्थ स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास एनर्जी आएगी -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। फेयर इनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर n इक्वल टू 5 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास भी एनर्जी लिख सकते हो क्या? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते? उसके पास एनर्जी होगी 13.6, हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 25 बेटा इसकी वैल्यू आएगी -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं सारी वैल्यू, मैं बोल रहा हूं बेटा काम आ सकती है, कभी ना कभी काम आ सकती है। हो सकता है कि इनको हम याद रख लें तो बहुत सारे सवाल हमारे आसान हो जाए। इसी तरह से सुनो सही, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू 6 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा बेटा इसका लिख तो दूं, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास एनर्जी कितनी बेटा आपने -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। n इक्वल टू 6 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 36, बेटा ये -0.37 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। और ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी याद करा रखी है, पोटेंशियल भी याद है, जस्ट डबल होगी। काइनेटिक माइनस को हटा के प्लस लगा देना, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो सारी याद कर ली अपन ने। और तो और अगर आपका n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो गया है तब आप कह सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है बेटा वो टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगी। तो बहुत दूर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो आप कह सकते हो कि उसकी एनर्जी 0 रहेगी। सर आपने तो हाइड्रोजन वाली तो सारी एनर्जीज याद ही करा दी। हाँ बेटा बिल्कुल करा दी बेटा, इसलिए याद करा दी क्योंकि मुझे लगता है काम आएंगी यार, इसलिए याद करा दी। सर हीलियम की भी याद करूं क्या? नहीं बेटा, हीलियम की क्या याद करेगा, मत याद कर, लेकिन निकाल सकता है तू। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह He+ कहूंगा तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक चेंज करना पड़ेगा कि Z को 2 रख देना। Z को 2 रख, मतलब ये हीलियम आ गया, हाइड्रोजन की जगह हीलियम आ गया, और मोर स्पेसिफिकली He+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो या तो यहां है या यहां है या यहां है या यहां है या यहां है, और अगर जहां जहां है वहां उसकी कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले में हल्के हल्के चेंज आएंगे। जहां जहां तेरा बेटा ये 1 लिखा हुआ था वहां पर 2 लिख देना। बेटा मैं तो इसी में काम चला रहा हूं, तुम मत काम चलाना, तुम बेटा नया बनाना। तुम फेयर कॉपी के अंदर ढंग से लिखो, जहां जहां 1 लिखा था वहां पर क्या लिख देना 2। Z बेटा मैंने हर जगह 1 लिखा था 2 कर देना, तो ऊपर 1 था अब ऊपर 4 आ गया, तो सारे के सारे आंसर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा सारे आंसर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर आएगा 13.6 इंटू 4, बेटा मेरे ख्याल से 54.4 आ जाएगा। 3.4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 13.6 ही आ जाएगा। बेटा इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मेरे ख्याल से 6.04 आ जाएगा। बेटा 0.85, बेटा 0.85, 3.4 आ जाएगा। बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा करना मल्टीप्लाई, टू 2.16 आ जाएगा। ये बेटा -1.49 के आसपास आ जाएगा। ये बेटा आपकी एनर्जी है, ये आपकी हीलियम के लिए एनर्जी आ गई है। तो सर आप तो फिर कह रहे हो कि हाइड्रोजन की भी याद कर लो, हीलियम की भी याद कर लो। अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन की याद कर लो।
हीलियम वाले में सारी एनर्जीज को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर कल को किसी ने बोल दिया कि सर मैं Li+2 के लिए भी सारी कैलकुलेशन करना चाहता हूं, कर लो, वहां पर Z की वैल्यू को 3 रख देना, फिर यहां पर 3 का स्क्वायर, तो जितने अपने हाइड्रोजन के आंसर थे ना उन सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई। तो सारे याद नहीं करने, हमें नहीं करने सारे याद, सारे बड़ा याद हो भी नहीं पाएंगे अपन को। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ वही आंसर याद करेंगे जो हाइड्रोजन के हैं, और हाइड्रोजन में भी n=6 तक, n=7 तक तुम याद कर सकते हो। याद नहीं करोगे तब भी कैलकुलेशन में हल्का सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तुम जानते हो कि है ना, एनर्जीज जो होंगी वो Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोजन में और हीलियम में 4 टाइम्स का अंतर होगा, हाइड्रोजन में और Li+2 में 9 टाइम्स का अंतर होगा। तो हम उसको 4 से या 9 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो याद कौन सा करना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की अलग अलग लेवल्स की अलग अलग क्वांटम नंबर्स की एनर्जीज याद करनी है। और एनर्जी भी कौन सी याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी याद करनी है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का जो माइनस है उसको हटा दो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑफकोर्स जितनी एनर्जी आपकी है नेगेटिव में उसको डबल कर दो, तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी, पोटेंशियल भी आएगी, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अभी जो अपन ने कैलकुलेशन की है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो इसलिए की गई है कि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए कि ना, अगर हम हल्के फुल्के वैल्यूज को अगर याद रख लेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। अगर हमने वैल्यूज याद नहीं की तब भी जो हमारा फॉर्मूला है उससे हमारा मोस्टली काम बन जाएगा। फॉर्मूले में तो सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि nth स्टेट के अंदर जो एनर्जी होगी दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू Z²/n²। इस फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन रहा है, हम नहीं लोड ले रहे, इस फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन रहा है। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से आपको इतना सारा काम करके दिखाया, तो ऑफकोर्स है ना, टाइम वेस्ट करने के लिए बताया नहीं होगा। जरूर मैंने सारे वैल्यूज इसलिए लिखे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। हो सकता है कि किसी कैलकुलेशन के अंदर, किसी सवाल के अंदर कैलकुलेशन और ये वैल्यूज अगर हमें याद हुई तो हम बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा फास्टली आंसर निकाल पाए। तो फॉर्मूले से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यूज याद रखना बुरा नहीं है, आसान है। और वैल्यूज एनर्जी की सिर्फ किसकी याद रखनी है, सबकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की याद रखनी है। हीलियम की सारी एनर्जीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, Li+2 के सारे एनर्जीज को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सारा का सारा काम बन जाए।